गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि 13वें पाठ का नाम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने कक्षा में ली थी। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा में जब कोई तार के मापा लाइट पहुंचावा है तो बार वो तार है वो चुंबक की तरह व्यवहार कर लगते है बार बार, फिर बोले चुंबकीय प्रभाव। आएंगे खोज करी और स्टेट नाम का वैज्ञानिक करी, ठीक है। और बन करियो की बन कार्रवाई आ करी, देखो थोड़ा चित्र बनाए देख लेंगे। बना दिशा सूचक राखी और एक आ लगा दी दिशा सूचक और वो प्रतिरोध लगा के लाइट जोड़ी है, ठीक है। लाइट जोड़ के देखियो तो सुई का वहां परिवर्तन आयो, यानी सुई विक्षेपित होगी। और क्यों निकले तांबा जो तार होगी वहां सुई विक्षेपित होगी, मतलब अठे कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है जो विक्षेपित हुई है, यानी अपने जगह आदि है। तो इसकी खोज थी, इसकी खोज का श्रेय इस वैज्ञानिक को जाता है, एस क्रिश्चियन और स्टेट को। इस वैज्ञानिक ने इसके विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी कि विद्युत के अंदर भी चुंबक का गुण होता है, इसकी खोज की थी इस वैज्ञानिक ने। चुंबकीय क्षेत्र पड़ गया और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी पड़ ली। चुंबकीय क्षेत्र जान गया ना, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूची विक्षेपित क्यों होती है? चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूची में विक्षेप क्यों होता है? क्योंकि वो चुंबकीय पदार्थ है। दिक्सूची जो बनी हुई है, दिक् सुई है, वो चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए वहां पर उस चुंबक की ओर आकर्षित होती है और यही कारण है उसका विक्षेपित होने का। आगे देखो, ये चित्र आपको नजर आ रहा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बार बार से दिखाई दे रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये एन सिरा है चुंबक का, ये एस सिरा लोग बुरादो बनाई है। चुंबकन का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है और उसको दर्शाने के लिए जो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आपको बताई गई है मेरी बात। अच्छा, आ गए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखो इन निकल रही है, इन जा रही है, समान दूरी पर निकलेंगे, उतनी दूरी पर इन आके चले जाएंगे और बीच के हो गए पार हो जाएंगे आगे। अतः ये बार बार गया आगे भी घूम गया होंगे और, ठीक है। तो ये है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखा बनाना। तो प्रश्न आ जाए, छड़ चुंबक के बाहर चारों ओर से छड़ चुंबक के चारों ओर से क्षेत्र रेखाएं बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप इस प्रकार से बना के आओगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी राशि होती है जिनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी सदिश राशि होती है। ये अदिश नहीं होती, सदिश होती है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों एक साथ होते हैं। ये उत्तरी ध्रुव से चलती हैं और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, ठीक है। और ये बंद वक्र के रूप में चलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र के रूप में चलती हैं। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात थी कि ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। यदि वे ऐसा करती है तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेदी बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर वह सुई दो दिशाओं की संकेत करेगी, जैसा कि संभव नहीं है। प्रतिच्छेदित कर रही है तो बात सुई दोनों का नहीं घूमेगी, दोनों का नहीं घूमेगी तो इसे संभव होगी कौन सा? सुई तो एक का नहीं घूमनी चाहिए। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे में प्रतिच्छेदित को नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखो, इंपॉर्टेंट लाइन है, दो बार प्रश्न बन चुके हैं। धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र, परिणालिका एवं अंदर चुंबकीय क्षेत्र। हम देखो बिजली इन्नू निकाली है प्लस में, चित्र में नजर आ रहे आ रहे चित्र में नजर। बिजली गई इन्न, गई बिजली इन्नू, कोई बड़ी बात कौन जान ले बुलाए। इन्नू गई तो क्या हो कि फिर इन्नू गई कि को नहीं हो। इन आगे लाइट ओ इन नॉर्थ जीरो साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये नॉर्थ की तरफ आई, ठीक है। और जब बिजली का तार पलटा मार दिया पर इन उल्टा डब कर दियो तो पलटो इन आ गया। क्या हुआ? यहाँ सरल परिपथ में किसी लंबे तांबे के तार को दिक्सूची के ऊपर तथा उसके सुई के समांतर रखा गया। तो जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक्सूची में विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। वर्ताकार बना लिया आकृति। अपने काम की चीज है वही देखते हैं। काम की चीज क्या? दक्षिण हस्त का अनुष्ठ नियम, वो आपको मैंने बताया था। ये आंगुली मार के आप चित्र में आंगुली मोड़ रखी, मोड़ी गुण नीचे करा तो गुण विद्युत धारा की दिशा में बताओ, और अंगुलियां मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को लिपटी हुई दर्शाएंगे, जबकि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। ये लाइन देखो, विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसे दक्षिण हस्त का अनुष्ठ नियम कहते हैं। किसी से तेज, उदाहरण नंबर दे रहे, किसी से तेज शक्ति संचरण यानी पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी पूर्व ईस्ट वेस्ट का जा रही है, तो ठीक उसके नीचे की ओर बिंदु है, ठीक नीचे इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? विद्युत धारा किन आ रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर। दक्षिण हस्त को अनुष्ठ नियम के विद्युत धारा जितना होगा तो आगे ना होगी उत्तर दक्षिण की तरफ। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर पूर्वी सिरे के अवलोकन करने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर या नीचे किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। कैसे होगी? ऊपर लगा ले, उसे नीचे लगा लो, दक्षिणावर्त यानी सूर्य की साइड में घूमेगा। इसी प्रकार तार के पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी, यानी उल्टी होगी। स्थिर चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची है, तो ये प्रश्न आ सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं गुण 3 बताए हैं। उत्तर ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं। ये वक्राकार आकृति में चलती हैं। तीसरा लक्षण इनकी ये दूसरे को काटती नहीं है। प्रश्न भी आ जा कि एक दूसरे को प्रतिशोधित क्यों नहीं करती हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों प्रतिशोधित नहीं करती? भाई कौन मना कर दिया? प्रतिशोधित क्यों कौन करें एक दूसरे? हाँ, प्रतिशोधित क्यों कौन करें एक दूसरे ने? कारण हो, यदि एक दूसरे में प्रतिशोधित करेंगे तो आगे जिंदगी खराब हो जाएगी। मतलब क्या होगा? 2 दिशा बन जाएंगे, लेकिन संभव होगा नहीं। बहुत बार बता दी। एन छोड़ दो, एक न थे कुंडली है, धारावाही परिनालिका बोलते। परिनालिका किसे कहते हैं? पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तारों की एक बेलनाकार आकृति बना दी जाए ना, अनेक फेरों वाली, यानी बहुत सारा फेरा होना सेविंग में। देखो चक्रिया कितना है, और बेलनाकार बेलन वर्गी दिखा गया हमारे। देखो लाल ब्राउन कलर में दिखा तांबे की बेलनाकार आकृति होगी। इन बोले परिनालिका। कौन सी नालिका? परिनालिका। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस पैटर्न में दिखाई देती हैं। वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव को और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव को की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को सरल रेखाओं की भांति होती है। निर्दिष्ट करती है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ या नरम लोहे की परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। देखो यहाँ चुंबक बनाई जा रही है परिनालिका के भीतर। परिनालिका के अंदर एक लोहे का पदार्थ रख के उसके ऊपर से क्या करवाया जा रहा है? तारों की कुंडली को लपेट करके, और यहाँ से धारा दी जा रही है इस साइड से होते हुए। धारा इनमें से आ रही है, लाल चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तीर यहाँ से धारा आ रही है, और इनमें विद्युत चुंबक बनती जा रही है। कौन सी चुंबक है? विद्युत के कारण चुंबक बनना नाम तेरा विद्युत चुंबक बनना कहलाता है। आगे देखो भाई, आगे क्या दिया हुआ है? वो देखो, फ्लेमिंगो वामस्त को नियम, फ्लेमिंगा वामस्त का नियम। एम हाथ में दिखता होगा थाने ऊपर लीन तर्जनी अंगुली बोला इन अंगूठो और या मध्यम अंगुली। फबी याद रखो। फे को मतलब बल लगाओ गुंठा। फे एफ बी आई। एफ को मतलब अंगूठा, बी को मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र, और आई को मतलब विद्युत धारा। कहने का मतलब इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम के द्वारा की जा सकती है, जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहते हैं, बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली तो आपके दर्शाती चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यम अंगुली और गुंठे को इस प्रकार फैलाएंगे एक दूसरे के लंबवत हो, तब तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, मध्यम अंगुली चालक में प्रवाहित धारा को दर्शाती है, और अंगूठा आपके चालक की गति को दर्शाता है या उसके ऊपर गति पर बल को दर्शाता है। यह चालक द्वारा आरोपित बल की दिशा को भी संकेत करता है। यह आपके उसका नियम था। अभी वह भी आपके है नहीं।
विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र आदि कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यदि इस साइड में जाएंगी, पूर्व से पश्चिम जाएंगे, तो ये उत्तर से दक्षिण इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चलते हैं। इसके अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? बल विपरीत दिशा में लगेगा, कागज के बाहर की तरफ, कागज के भीतर की तरफ लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र है, इनमें प्रवाहित धारा जो सामने ऊपर बल लगा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कागज के भीतर की तरफ लगाओ। ऑप्शन डी हो जाओ, कागज के भीतर की ऊपर नीचे आओ तो कागज का माई घुस तो जाओ। बाकी हम पढ़ लेते हैं आराम से। फ्लेमिंग के वार्मस नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के और विद्युत धारा की दिशा के लंबवत होगी। यदि याद कीजिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। आपको पता है, मैंने बार बार बताया कि विद्युत धारा की दिशा तो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है हमेशा। अतः आरोपित बल कागज के भीतर की ओर जाते हुए आपको प्रतीत होगा। तो प्रश्न आप वहां से देख लीजिए जहाँ आपको मैंने बताया था। उसके बाद में औसत में चुंबकत्व सिर्फ एमआरआई जांच में लगाया जाए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें किया जाता है। इसका हिंदी अनुवाद होता है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंधन। एक ऐसा विशेष तकनीक है, इसके उपयोग शिक्षा विज्ञान है उसमें निदान के लिए प्रतिबिंबों या विश्लेषण बनाने में ये सहायक होती है। प्रतिबिंब फोटो अंदर पूरे शरीर की फोटो खींचने में सहायक होती है। ठीक है, एमआरआई। अब आगे देखो, विद्युत मोटर। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि प्रश्न इसी में से आते हैं, लगभग हमेशा ही लगभग इसी में से आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आता है, 4 का आता है। तो विद्युत मोटर के बारे में देख लीजिए, इनका पहले उपयोग देख लीजिए कहाँ होता है। विद्युत पंखों में मोटर लगती है, रेफ्रिजरेटर में मोटर लगती है, विद्युत मिश्रकों में मोटर लगती है, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में, 3D प्लेयर्स, इन सब में आपके विद्युत मोटर आती है। प्रश्न ये आएगा, तो मोटर कहते किसे हैं? मोटर कहते हैं कि जो ऐसा उपकरण जो किसी रासायनिक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। तो सारा लफड़े अलग, लाइट लेके और भी अपन काम कर दे, यंत्र बन जाए अपने खतरे भी बोले यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो यह विद्युत लेकर के आपके और यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, इसे मोटर कहते हैं। मोटर का उपयोग उठाया गया। अब मोटर की बनावट देखा बारों क्योंकि कदे कदे मोटर की बनावट पूछ ली, कदे कदे मोटर को नामांकित चित्र पूछ ली, प्रश्न छोड़ दी, तंडो छोड़ दी जल्दी से, और कदे कदे कार्य प्रणाली भी पूछ ली। 3 प्रकार का प्रश्न बनाए। तो पहला देंगे आकृति देख लें आप क्या क्या बनाए हुए, क्या बनाए, पूरा पढ़ के बता दूंगे। ये पुबियां याद हो तो बिया कराऊं, दूसरे तरीका कराऊं। देखो, 2 तो बनानी थानु चुंबक है नरेश, बीच में एक बनानी है आर्मेचर कुंडली, बीच में एक लगानी है एक्सल यानी धुरी, इनके बाहर की 2 लगाना ही है ब्रश। क्या लगाना ही है? छोटा छोटा ब्राउन कलर का ब्रश। और ब्रश के सारे डंडी सीधी आन बोले ब्रश है कम्यूटेटर, अनके बोला विभक्त बोले कह दिया या इंग्लिश में कम्यूटेटर कह दिया। 2 कम्यूटेटर लगाऊंगा ताकि तार इन्हें भी नोट जाना है। अच्छा, अब आगे मैं पढ़ के बताऊं या फिर बटन पढ़ के बताऊं? ऐसा लाइट लगा दें ताकि लाइट जागी, अठूं जागी लाइट प्लस से निकल गए और इन माकी होके और चली जागी, और इन BCD फिर Y से होती हुई वापिस आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, ऐसी युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर दे, यानी प्रवाह ही बदल देगा। इनू आ रही है उत्तरों दक्षिण का हवा आ रही है, तो वायु बिजली आ रही है, तो वह दक्षिण से उत्तर की ओर कर दे, उसे कहते हैं दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं उसे? दिक् परिवर्तक। ठीक है, चलो मैं उसको आपको ये चीज नोट्स में पढ़ाता हूँ, वहां से कुछ समझ में आए तो। इसमें एक लोहे के नरम लोहे की करोड़ लगी होती है, जिसके ऊपर कुंडली
लपेटी जाती है, और कुंडली लपेटी जाती है तो कुंडली और लोहे की करोड़ को मिलाकर, लोहे की करोड़ यानी डंडी, करोड़ का मतलब छड़ी हुआ है, लोहे की करोड़ या उसके ऊपर जो कुंडली लगाई जाती है तारों, उनको लपेटने के बाद में बड़ी आकृति आपके बड़ी संरचना आर्मेचर कहलाती है। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि होती है, यानी आर्मेचर वृद्धि होगी तो मोटर की शक्ति भी ज्यादा होगी। समझ में आई बात के? विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है। नोट्स में देख लो अब आपने। पहले विद्युत चुंबक और प्रश्न आज का देखो इंपोर्टेंट में लिख दी, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, इसके दो उपयोग लगाइए। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको धारावाही परिनालिका चाहिए। धारावाही परिनालिका जिसके मध्य लोहे की कच्ची छड़ यानी करोड़ रखी जाती है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। समझ आई बात के? परिनालिका के भीतर में लोग कच्ची छड़ में ले जाए बोल रहा परिनालिका ही। अच्छा, परिनालिका के बारे में प्रश्न दिया गया, साथ में आई गया तो बता देना। परिनालिका पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी, सामने नजर आ रहा होगा आप लोगों को, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तारों की बेलनाकार आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली हो तो उसे परिनालिका कहा जाता है। उसके बाद में विद्युत चुंबक बनाने की विधि क्या है। इसे बनाने के लिए सामान्यतः लोहे के कच्चे लोहे के करोड़ चाहिए, उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट लीजिए। अब दोनों तारों के सिरों को धारा स्रोत एवं कुंजी से जोड़ दीजिए। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो छड़ या नाल के तार, छड़ या फिर नाल के दोनों सिरों पर शक्तिशाली ध्रुव हो जाते हैं और कुंजी का उपयोग कर जैसे ही बंद कर देते हैं तो उसके बाद तुरंत धारा का प्रवाह रुक जाता है और फिर से चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व मतलब चेपने का गुण, बोला चुंबकत्व चेपने का गुण। आगे देखो, विद्युत धारा चुंबक के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। मोटर गाड़ियां में हुई है, डायनेमो यानी जनरेटर में भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाए। जितनी भी चीजें आ रही है लगभग सब में मोटर है, और मोटर है मतलब है चुंबकीय प्रभाव दशा, विद्युत घंटी है, टेलीफोन आदि। इसका उपयोग लोहे की भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी किया जा सकता है। आंख शरीर के किसी भी भाग में गिरे लोहे के कण, यदि लोह कण गिर गया, छोटा टुकड़ो गिर गया तो बिना हाथ तो कड्डा चुंबक ऊपर ही घुमावा वो लोह कण दसी में चिपक जाओ, किंग चिपक जाओ जो आप चुंबक घुमाइए भी। और लास्ट क्या है, इसकी सहायता से उद्योगों में चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं। इसकी सहायता से चुंबक का वर्गीकरण करने की सहायता से। आगे देखो, फ्लेमिंग का वामस्त का नियम, ये आपको मैंने पहले बता दिया, अभी बता गया पीछे फबी यहाँ लिखा पड़ा है, बाकी पढ़ दो, पीछे बता तो दिया है। बाएं हाथ की मध्यमा तो आपके प्रवाहित विद्युत धारा को और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा आपके बल की दिशा को संकेतित करेगा। ये आपको वामस्त तो बता दिया, दक्षिणास्त नियम आपके शायद सिलेबस में है ही नहीं, मैंने देखा नहीं है इस किताब में। आगे प्रश्न देखिए, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कौन कौन सी मशीनें हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो विद्युत मोटर ज्यादा साल है चुंबकीय प्रभाव पर। अब कहते हैं चुंबकीय प्रभाव की है, तो चुंबकीय प्रभाव है चुंबक के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, चुंबक के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, ये चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। इसकी बनावट कैसे है वो देख लीजिए। उससे पहले आप कम्यूटेटर देखिए। कम्यूटेटर क्या होते हैं, ये दो होते हैं फट्टे से, एक नव है घूम भोग रहे हैं एन दो वर्ष ले जाए H1 और H2 और उधरो इसमें दो कम्यूटेटर लगे रहते हैं, कभी इधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला इधर, इस प्रकार से घूमते रहते हैं। देखिए आप क्या समझते हैं इसके बारे में, पूरी खींच के बताऊंगा था। देखो चित्र दिखा लाग रहा नहीं, दो तो है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बोलियां, बीच में आयताकार दिखा इन बोले आर्मेचर, बीच में डैश डैश दिखा लाग रहा ना, इन बोले शाफ्ट, क्या बोले ना शाफ्ट, और अठ लाग रही है यहाँ ये ब्रश लगे हैं और यहाँ ये कम्यूटेटर लगे हैं, ऊपर जो आ रहे थे कम्यूटेटर वही है लगे। देखिए इसमें एक शक्तिशाली नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में आर्मेचर रखी जाती है। ये कौन से कैटेगरी के ये चुंबक के छड़ चुंबक है या फिर अश्वनाल यानी गुड़ नाल चुंबक के हैं टुकड़े, देखो घोड़े पर इसकी नाड़ मोड़ रखी, इनके बीच में आर्मेचर रखी है। आर्मेचर एक है अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, यानी आर्मेचर आपके अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। ये
जिसमें लोहे के ढांचे पर, कच्चे लोहे के ढांचे पर लपेटा जाता है, यानी कच्चा लोहा अभी ऊपर ही ना कुंडली बना लिया और साथ साथ लपेट गए हैं। कुंडली के दो सिरों को दिक् परिवर्तित दो भागों में, कुंडली के दोनों सिरों को दिक् परिवर्तक दो भागों में C1 और C2 से संबंधित किया जाता है, यानी ये दोनों भाग हैं, C1 है, एक C2 है, और C1 अगर गोल गोल दिखे ना, और C1 तो निचलो गोल गोल दिखा हो, C2 दो भाग हो गया। तथा इनमें ब्रश भी होते हैं, C1 का सागर B1 ब्रश है और ओ चिन्ह ब्रश दिख रहा हो B2 ब्रश है, से निरंतर स्पर्श करते रहते हैं। ब्रश B1 और B2 बाह्य परिपथ में एक दिष्ट धारा के स्रोत से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे विद्युत मोटर का सिद्धांत, मोटर को सिद्धांत किया है, मतलब दिष्ट धारा मतलब वहाँ तार जुड़े रहे C1 और C2 B1 और B2 दोनों जुड़े रहे हैं। तार जुड़ेगा ब्रश जुड़ेगा, ब्रश के ऊपर होगा, ब्रश आज का कम्यूटेटर ऊपर चिपका रहेगा और जोर का चिपका रहेगा, ताकि हम थोड़ी सी भी लाइट आवा ना, एक बूंद भी लाइट आ जाए तो बढ़ता ही फूक जाएगा। मोटर को सिद्धांत क्या है? मोटर को सिद्धांत क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली का एक बल युग्म कार्य करता है, जो क्या करेगा, कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करेगा, और यदि कुंडली घूमने लग जाती है, कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लग जाती है, यानी वो कुंडली घुमाना वो काम करेगा, आर्मेचर हो वो चुंबक को सिद्धांत हो, वो घुमासी जो चुंबक है एक दूसरे का नहीं है, मतलब आकर्षित हो सी चुंबका समान विपरीत ध्रुव होगा। तो मुझे आगे बात क्या चल रही थी हमारी, आगे बात चल रही थी कार्य प्रणाली क्या है, चुंबक की कार्य प्रणाली कैसे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली में क्या करते हैं हम, धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा प्रवाहित हम तार के द्वारा करेंगे। तो कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं नियमानुसार भुजा AB ऊपर तथा सीढ़ी नीचे की तरफ रहेगी। ये बल एक बल युग्म बनाते हैं, यानी जितना इसमें बल लगेगा वो क्या बनाएगा, एक बल युग्म ही बनाएगा, जो कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है। कुंडली को कौन सी दिशा में घुमाता है, दक्षिण आवर्त, नाम तेरा दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता रहता है। आधे घूर्णन के बाद AB व AC, आधे घूर्णन होने के बाद में, यानी एक चक्री लाग जाओ तो AB और AC देखिए सिड्डी यहाँ जगह बदल जाएगी, अब जैसे सिड्डी इन तो आधे ना जाएगी सिड्डी, और AB अठे AB ना कर जाएगी, बोल तो मार जाओ ये वापिस घुमानी पड़ेगी, अपने स्थानों को ठीक बदल लेगी। अतः C1 और C2 भी अपने स्थानों को स्थान बदल लेने के लिए, ये नाम यहाँ दो बार आ गया, अपने स्थान बदल लेते हैं, ऐसे लिख देना यहाँ पर, ये गलत है। अतः C1 व C2 भी अपने स्थान बदल लेते हैं, ऐसे लिखना, ठीक है। अब B2 है ना, वो C1 के संपर्क में आता है, तथा C1 है वो A के संपर्क में आता है, इनके संपर्क में आता है, और फिर अगला चक्कर शुरू हो जाता है। फलतः धारा D से C और B से A की तरफ बहती है। फ्लेमिंग के नियमानुसार C पर ऊपर तथा B पर नीचे की ओर बल कार्य करता है, जो कुंडली को पहले से उसी पहले वाली दिशा में घुमाने का प्रयास करें। आखिर यह लगातार चलती रहे तथा कुंडली इन ध्रुवों के मध्य निरंतर एक ही दिशा में घूमती रहती है। आर्मेचर के एक साथ चौक्त कर संयोजित कर मशीनें तो ये कुंडली वाला आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, इतना ही था इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। ये मोटर वाला भी हो गया, और मुझे उम्मीद है पक्की या तो दिक् सूचक या फिर उम्मीद ये मोटर वाला प्रश्न आने की। अन्यथा डायनामो आएगा, डायनामो मतलब विद्युत जनरेटर आएगा। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत पूछ सकते हैं आपको, जनरेटर का सिद्धांत आता है कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। जनरेटर में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले जनरेटर पूछते हैं। इसमें जनरेटर पहले तो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, ये यंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इससे दो प्रकार की धाराएं निकलती हैं, एक तो प्रत्यावर्ती धारा AC धारा और एक डिस्ट धारा या DC धारा, ये दोनों निकलती हैं। AC धारा में दिशा और मान दोनों की जरूरत होती है, जबकि डिस्ट धारा में सिर्फ दिशा की जरूरत होती है। इसके मतलब दिशा और मान है परिवर्तित रहते हैं, जितने साल के उतने चलेगा डिस्ट धारा, ठीक है।
एक करंट लगाए मारा तो ऐसी धारा आपका नहीं खींच के मारा, रिष्ट धारा दूर मतलब खींच करके आ जाती है, ये धारा होती है। नामांकित चित्र बनाकर विद्युत जनरेटर का मूल सिद्धांत, बनावट और कार्य विधि। तीनों प्रश्न सागे पूछ लिए हैं किताब में तो, लेकिन थारगन के उसके तीनों सागे कौन पूछने वाला है? थाने क्या पूछेगा? हम दोनों में क्या दो पूछ लेंगे, क्या एक पूछ लेंगे? बच्चे तो ये तो सिस्टम है, और केमी कौन ज्यादा अब सिस्टम ही तो ये। अब आगे देखो क्या सिस्टम है। गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको बता दिए, यह परिपथ में धारा की उपस्थिति को सूचित करता है, ठीक है। और इसमें प्रवाहित धारा का मान खाली पड़े रहे, शून्य हुआ है, इनने फिर वर्ड लाग जाए वो बता दें आप कितनी धारा खर्च कर रहे हैं आप, कितनी नहीं कर रहे हैं, कौन सा बताओ है? गैल्वेनोमीटर। अच्छा, इंग में क्या लागेगा? एक तो आर्मेचर लागेगा, आर्मेचर के साथ दो चुंबक लागेंगे, क्षेत्र चुंबक, ठीक है। उसके बाद में एक वलय भी लगेगी, भाई मेरे को वलय खराब हो रही है, वलय भी लगेगी, और वलय लगाए बाद में आप जनरेटर को निर्माण कर सकता। समझ आई बात? कुंडली के दोनों सिरों पर धातुओं में R1 और R2 के दो जोड़े होते हैं, वह वलय आर्मेचर के ढांचे पर आरोपित की जाती है और उसके साथ ही घूर्णन करती है, और एक ब्रश सही हो बढ़िया। तो ये आपके इतना काम बोर्ड पे बताया हुआ है मेरा। फिर कार्य प्रणाली कैसी थी? जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में इस घूर्णन अक्ष पर यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत को घुमाते हैं तो आर्मेचर ABCD में संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और फ्लक्स की मात्रा बढ़ती है। फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो आधा घूर्णन से यह कमी होता है। इस कारण प्रथम आधे घूर्णन में धारा की दिशा लोड पर होती है और बी ऋण इलेक्ट्रोड तथा दूसरे आधे घूर्णन में बी ऋण इलेक्ट्रॉन और B2 धन इलेक्ट्रोड होता है। तो ये जनरेटर के बारे में आपको बता दिया गया था। प्रश्न है कि दो युक्तियों के नाम लिखिए जो दिष्ट धारा, इनमें दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। एक तो मोबाइल चार्जर, बैटरी चार्जर, और एक होता है एम्पलीफायर, होता है ना, प्रवर्धक बोलते हैं एम्पलीफायर, उसमें भी दिष्ट धारा चाहिए आपकी। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में दो अंतर, तो इसमें अंतर करने वाली मेरे पास तो कोई बात है नहीं, आप लोग जानते हो क्योंकि आज आपको बताया मैंने। अंतर दोनों में बता सकते हो आप, लिख के आराम से बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट टॉपिक है पाठोग्राम में विद्युत तार का संयोजन व्यवस्था, जो आपको बता दी गई है, किस प्रकार के तार होते हैं, किस प्रकार के तारों को रखना चाहिए, और लघु परिपथन किसे कहते हैं वो भी आपको बता दिया है। यदि वोल्ट का समान मिले, अपने घरों में वोल्ट का समान मिले, तो आप कम से कम आप खुद ध्यान दें इस चीज का। कौन सी चीज का? कि मेरा सारा उपकरण पार्श्वक्रम में लगाए जाए, ये बात को ध्यान दो, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। आप लोग तो क्या पढ़ोगे, जितना बताया होता है पढ़ लो, बस बहुत है। चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इसके पीछे कारण आपको बता दिया है। मुझे बहुत पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, ऐसे उल्टी आना हो रही है कभी। ओ यू में पढ़ विद्युत जनरेटर को सिद्धांत पूछ चुके हैं, तो विद्युत जनरेटर का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, अर्थात परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जो जो आप चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन कराना, क्षेत्रफल बदला, चुंबकीय क्षेत्र बदला, जो जो जनरेटर में काम करने की क्षमता बनाएगी। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो अधिकांश तो जल स्रोत है, बांध पानी गिरा जाए टरबाइन पर धारा बना उसका, वो तो कौन सा स्रोत है? वो तो कोई विद्युत परिपथों में सांद्रत्रों में उपयोग होने वाले दो सूक्ष्म सुरक्षा उपायों के नाम, एक तो विद्युत फ्यूज होना चाहिए, एक भू संपर्क तार होना चाहिए। दो आज घर लागने मांग करंट आ गई, कोई दिक्कत को नहीं आवे, नहीं दिक्कत पर दिक्कत है कि बड़ी बात समझ बात। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर, और तुम अपन आ रही को उत्पन्न कराने भी नहीं बोले जनरेटर, क्या बोले इन्हें? जनरेटर या जनरेटर।
प्रश्न आगे दिया गया, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब आप सब गलत आएंगे। विद्युत ऊर्जा कौन करे? वो विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं करता, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ये बात इसकी सही होगी, ऊपर वाली तो गलत है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बात सही है भाई। अच्छा, सबसे लंबी वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। ये बात भी सही है। और हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है ना। हरे रंग से डेढ़ो भूसंपर्कन तार है और केमी काम बोनी को। विद्युत मोटर का चित्र बनाइए, उसकी सिद्धांत कार्य प्रणाली लिखिए। कुछ ऐसी युक्तियों का नाम बताइए जो विद्युत मोटर के का उपयोग किया जाता है जिनमें। तो बताए थे मैंने, पंखे, रेफ्रिजरेटर, मकान, विद्युत मिश्रक, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, इन सब में आपके काम आते हैं। किसी विद्युत परिपथ के में लघुपतन कब होता है? जब दो फेज तार और न्यूट्रल तार आपस में संपर्कित हो जाते हैं। उस समय उस स्थिति में प्रतिरोध परिपथ में अचानक प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। इस कारण ये टूट जाता है वहां से तार। चैप्टर नंबर 14 इसी के बीच में लगा देते हैं। फटकार 14 पाठ है, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। 3 नंबर को पाठ है, ज्यादा कोई बड़ो पाठ को नहीं, एक आधो क्वेश्चन आओ। 3 नंबर को पाठ है। कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा के अलावा व्यवधान, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ये आपकी ऊर्जा के उदाहरण है। सौर ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। इस पाठ में कोई ज्यादा नहीं है। देखो, उसमें ऊर्जा में सूर्य और एलपीजी आ जाएगी, सौर ऊर्जा में सूर्य में मिल जाएगी, पेशीय ऊर्जा भोजन में मिल जाएगी, प्रकाश ऊर्जा विद्युत और सूर्य में मिल जाएगी, और सौर ऊर्जा पेशीय प्रकाश इन सबसे मिल जाएगी। ठीक है। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से थे? 2 प्रकार के ऊर्जा के स्रोत, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। आप जानते हो उनके बारे में, दोनों के बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। नवीनीकरणीय वे होते हैं जिनका दोबारा चक्रण किया जा सकता है, अनवीनीकरणीय वे होते हैं जिनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। ईंधन के बारे में आप पढ़ गए हैं, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, ये पदार्थ आपके ईंधन है। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, ये आप जानते हो। ताप विद्युत संयंत्र में बिजली बनाई जाती है, जल विद्युत संयंत्र में भी बिजली बनाई जाती है। जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन पर पानी गिराया जाता है और ताप विद्युत संयंत्र में कोयला में बनाई जाए बिजली विद्युत। और नाभिकीय ऊर्जा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ईंधन से अभिप्राय आपको बता दिया, मैं यह समझता हूँ जो मैं समझता हूँ लिख दी मैंने आराम से। कोई 2 प्रकार के जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोई 2 प्रकार के जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। आप बता सकते हो 2 जीवाश्म ईंधन? कौन सा हो गए? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, और कौन सा है? कोयला 4 प्रकार को है, पिटे, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रेसाइट। सब बढ़िया कोयला एंथ्रेसाइट हो है लगभग 80-98 लेके 98% तक कार्बन है। फिर बिटुमिन हो, लिग्नाइट यानी भूरो कोयलो लिग्नाइट बोले। और एक और बच गो पिट कोयला, इसमें बहुत ही कम मात्रा होती है कार्बन की, यानी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है ये। ठीक है। पेट्रोलियम आपको बताया था 400 डिग्री तक पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम बोलते हैं इस कच्चे तेल को, पीला सोना बोलते हैं उसको। इसको आप प्रभाजी आसन में डालते हैं, प्रभाजी स्तंभ में डालने के बाद तापमान बढ़ा देते हैं 400 डिग्री तक। उसमें इनमें पेट्रोलियम के पदार्थ में 400 डिग्री तापमान बढ़ाने पर, प्रभाजी आसवन की भट्टी में 400 डिग्री तापमान बढ़ाने पर ये क्या कर देते हैं, अपने आप में अलग अलग हो जाते हैं। पेट्रोलियम गैस अलग हो जाती है, पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, स्नेक तेल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम कोक, ये सारे अलग अलग हो जाते हैं। प्रश्न आ जाए, सीएनजी ईंधन के रूप में एलपीजी से अधिक श्रेष्ठ क्यों है? तो सीएनजी एलपीजी से अधिक श्रेष्ठ ये वास्ता है कि सीएनजी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम हो, इसके दहन CO2
CO2 और CO कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन निकला है ज़्यादा। और दूसरों सुरक्षा की दृष्टि से यह गैस अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि LPG की तुलना में हल्की भी है और इसका रिसाव होता है, तो हल्की होने के कारण वायु में फैल जाती है। ये बात तो मैं नहीं मानता भाई, वायु में तो फैलेगी गैस है। जीवाश्म से क्या हानियाँ है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ है। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के ऑक्साइड निकलते हैं जो अम्लीय वर्षा का कारण बन सकते हैं। और जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 उत्पन्न होती है जिससे कार्बन ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है। ईंधन क्या होते हैं। ठोस ईंधन में आपके राख आ जाती है, लकड़ी, कोयला, चारकोल, ये ठोस ईंधन में आते हैं। द्रव ईंधन में आपके पेट्रोलियम, डीजल और मिट्टी का तेल ये आ जाते हैं। और क्या बच गए, गैसीय ईंधन बच गया, उनके अंदर बायोगैस, प्राकृतिक गैस, CNG, LPG आ जाए। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों में ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तम ईंधन सबसे बढ़िया अच्छी क्वालिटी का, जहाँ पर इतनी भीड़ भड़ाका नहीं हो, ऐसे ईंधन को हम यूज करेंगे। तो ईंधन को उसमें मान अधिक होना चाहिए, यानी गर्मी ठीक देनी चाहिए वो। और ईंधन का ज्वलन ताप भी खूब होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं करता है, आग लागनी चाहिए। ईंधन में सरलता उपलब्ध हो, यानी बहुत सरल होना चाहिए तभी। और ईंधन जलने पर राख न छोड़े, इसे ईंधन यूज करना चाहिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में आई बात। अच्छा आगे देखो, समझ में आ गई। तो ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र हमारा कई दुराम लाग रहे हैं। देखो बहते हुए एक ताप विद्युत संयंत्र और नदी में पानी बह रहे बिन रोक के काम कर दें, दोनों कोई लगाएगा वो मिला के। और कोई ऊंचाई पर स्थित है तो संबद्ध स्थिति चाहिए वन बढ़े। ऊंचाई पर स्थित है कोई जल विद्युत संयंत्र तो वहाँ उसकी स्थिति एकदम बढ़िया होनी चाहिए। चित्र में आप देख लीजिएगा, एक जलाशय है, उसमें पानी आ रहा है, पानी आने के बाद में ये पावर हाउस में जनरेटर में लगता है, टरबाइन घूमती है और ऊर्जा आपके बनती रहती है। और उस पानी को बंदे पानी आदत तो नदियों में डाल देते हैं, अन्यथा बड़े पेड़ पौधों में डालें उसको पानी को। नाभिकीय ऊर्जा में आप एक टॉपिक मेरे सामने नजर आ रहा है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय शरण। नाभिकीय विखंडन वह विक्रिया है जिसमें भारी नाभिकीय परमाणु यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, इन पे न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जिससे हल्के नाभिकों में इनको तोड़ दिया जाता है। यूरेनियम 235, 235 बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटा हुआ बेरियम क्रिप्टॉन फिर भी वहाँ बहुत ज़्यादा कमाई कर करके फैला दें। वास्ते अपन परमाणु के बारे में इतनी नॉलेज रखना जितो अपन आज मिले है, अच्छा ज़्यादा यूज करें खाद्य श्रृंखला में भी प्रभाव पड़ा है। आपको पता ना, इनको ज़्यादा यूज करते हैं संसाधनों में, नाभिकीय परमाणुओं को इनको ज़्यादा यूज करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं तो आपको पता है प्रदूषण फैलेगा। तो इनमें अंतर की लग रही है संभावना आने की। तो अंतर मैंने 4 बताए थे, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। नाभिकीय विखंडन में 2 पदार्थ हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, जबकि नाभिकीय संलयन में 2 पदार्थ जुड़ जाते हैं। नाभिकीय विखंडन कक्षा पर संभव हो सकता है, यानी कमरे में भी वो काम करा तो भी बड़े संभव है, लेकिन नाभिकीय संलयन में ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी आवश्यकता से काम नहीं चलेगा। अच्छा अगला, नाभिकीय विखंडन में रेडियोधर्मी प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, जबकि नाभिकीय संलयन में रेडियोधर्मी उत्पन्न नहीं होते हैं। उसके बाद में नाभिकीय अपशिष्ट क्या क्या है। रेडियोधर्मी पदार्थ हैं नाभिकीय अपशिष्ट में, उनसे हमारी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं और जिनों में भी परिवर्तन आ सकता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विकृतियां गमन कर सकती हैं, विकृतियां आ सकती हैं। एक जैव संहिता नाम आ रही है, जैव संहिता का मतलब होता है द्रव्यमान ही होता है और कुछ मतलब नहीं होता। बायोगैस वाला आप एक थोड़ा सा देखें, दिखा किताब में देखो, दिखा बायोगैस फसलों के काटने के पश्चात अवशिष्ट पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों या वाहित मल आदि को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किया जाता है तो प्राप्त गैस बायोगैस कहलाती है। और
तो आगे बायोगैस में किए, बायोगैस बना किए हैं तो गोबर गिरना पड़े विंग टंकी में क्लीन ढक के छोड़ दो। गोबर डालने के हमारे तो उसमें भंडारण कक्ष होता है, सीमेंट का पाइप होता है और गैस की टंकी ऊपर है ही है, जो डाल के छोड़ दिया, चारों में बंद कर दिया, गैस निकलेगी ऊपर, ऊपर पाइप लगा दिया, पाइप के द्वारा सिलेंडर में ले जाओ रसोई करेगा आगे। तो बस इतनी थी इसकी मामला। जैव संयंत्र के उपयोग से दो हानियां कौन कौन से? जैव संयंत्र के उपयोग से अधिक उपयोग करेंगे तो उसमें खर्च ज्यादा होगी और अधिक दहन करेंगे तो धुआं ज्यादा उत्पन्न होगा जैव संयंत्र। तो वही बात, पवन ऊर्जा बता दी था, डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं और पवन ऊर्जा का प्रयोग पवन शक्ति चला के आप गेहूं पीसने में, कुओं से पानी निकालने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निकालते कैसे कभी आपको बताऊंगा पानी कैसे निकालते हैं कुओं से। और पवन याद रख लो एक बात, तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है और पाल नौका चलाने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ग्लाइंडर उड़ाने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। पवन चक्की ऐसी मशीन होती है जो पवन को यांत्रिक ऊर्जा बदलती है और पवन चक्कियों में बड़ी बड़ी ब्लेडें होती है जो चित्र अनुसार एक चित्र नजर आ रहा है उसमें लगी होती हैं और इसके फलस्वरूप एक पिस्टन भी लगा होता है जो ऊपर नीचे करता रहता है और पानी से पंप से पानी बाहर आता रहता है। इसी प्रकार आज के पेज पर अगली जानकारी सौर ऊर्जा के बारे में दे दी गई है। सौर ऊर्जा कुछ भाग बादलों में परावर्तित हो जाता है, सूर्य की विकिरणों का भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ वायुमंडल में स्थित कणों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाता है। तो ये बाकी नॉर्मल चीजें हैं, इस पार्ट में ज्यादा कोई समझने वाली और चुनसा करने वाली बात नहीं है, जो थी वो मैंने बता दी है, चर्चा कर लिया आप लोगों पर जो है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद था, मैं जुड़ा रहना खातर, पढ़ाई करना खातर मन हूँ। अब जितना भी 10-15 मिनट बच रही है क्योंकि 5:15 हो गया, वीडियो देखो एकदम 6 बज जाओ और 7 बजे तक स्नान करके 8 बजे टाइम मैदान में उतर जाइए, अपने धैर्य के साथ पूरा शांतिपूर्वक तरीकों व्यक्त करके आना है। मेरी आस है, उम्मीद है कि एक सफलतम स्कोर प्राप्त करोगे साइंस में और हौसला बुलंद करोगा एकदम कि आगे आपको सब्जेक्ट कौन सा रखना है। फिर आप यहीं से आपका बन जाएगा सिस्टम कि आगे आपको कैसे काम करना है या कैसे काम नहीं करना है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य से इस पेपर को करके आए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ऐसे हार मानने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ तक हो सकता है ईमानदारी से पूरा का पूरा काम करें और आपने देखने थे उतने प्रश्न उत्तर देख लिए। अब बस लास्ट ये वीडियो देख के आराम से सब कुछ बंद करके स्नान वगैरह करके आराम से पेपर देने के लिए चले जाएं। बस यही है हमारी, और कुछ सुविधा नहीं हो सकती, इतनी सुविधा होगी। बाकी आराम आके आराम करें, फिर फालतू में घबराए नहीं। भाई मेरा मतलब यही है, फालतू में घबराओगे जाओगे काम से, फालतू में घबराया गया काम। ठीक है, और दक्षिण हस्त को नियमों देख लो, दक्षिण हस्तों के नियमों बीच में भूल गया इनके और चालक की गति दर्शाओगे और आचुंब के क्षेत्र में दर्शाओगे, विद्युत आके दारान दर्शाओ गया। ठीक है, वो भी और वो भी हो, कोई बात को नहीं, एक चीज जब वो ज्यादा पूछ जाए वहां हस्त नियम। इसमें दाहिने हाथ की तर्जनी मध्य अंगूठे को इस प्रकार फैलाएंगे एक दूसरे के लंबवत, तो यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है तो अंगूठा चालक की दिशा को, चालक की गति की दिशा को और मध्य में चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। और इस सरल नियम को फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम कहा जाता है। याद तक इसको आप नॉलेज में रखिएगा। शाबाश, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आशा करते हैं आप लोगों को एक सफलतम सूचना मिले। मुझे आज ही 2-3 पर्सन यहाँ से भी हैं, ये दोस्तों 65 नंबर पेज पे हैं, आप देख लीजिए इनको, किसी में आप देख रहे हैं आपके पास में जो साधन है उसमें देख लीजिएगा, पूरे के पूरे प्रश्न आगे भी है। और घरेलू परिपथ में आप इस डायग्राम को एक बार नजरों में फीड कर लें, नजरों में फीड कर लें, बनाने की जरूरत नहीं है। देखो
आड़े बोर्ड लाग दिए, वो भी दूध मापी लगा दियो, तार है लाल है काड़ो, लाल है काड़ो, डंडो के 3 लाइन खींच दी, आगे भी किताब लगा दिया, मीटर लगा दिया 3, 1 2 3 4, बस ऊपर की किताब दे रखे भू संपर्क करता, वो प्रत्येक का आगलो गोल बड़ो बटन हो भी वहां जुड़ गया हो। अब कदे मोड़ क्या रखे सीधो मोड़ा तार कट जाए, वास्तव थाने एक दिन के बतायो बिना संधि वाला तार को चित्र क्या बनाया, ये बनाया ना, हाँ तो ये बनाया था। और कोई दिक्कत मेरे साहब में? कोई दिक्कत तो नहीं? और तो सारे कोई दिक्कत तो नहीं मेरे साहब में? जो आपने सीखा हुआ यहाँ लिखा पड़ा है, ये व्यास प्रश्नों में कुछ नहीं है, निचोड़ था वो निकाल के छोड़ दिया, बस प्रश्न नहीं पर ध्यान दो गया तो बस विशेष तो यही है। बाकी छोटा मोटा आओ बना को 3 पाठ और प्रश्न है ही को नहीं, कोई बड़ा बनाना है और एक इस पे